हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो है डिमांड की। यस, क्या डिमांड था? आरवीएनएल की वीडियो बनाइए, आरवीएनएल की वीडियो बनाइए। ये आरवीएनएल है क्या? रेल विकास निगम लिमिटेड। क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है सर? तो बिल्कुल। जो हमने बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल की सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हमने आईआरसीटीसी की बात की, एसबीआई कार्ड की बात की, कल बजाज फाइनेंस का वीडियो आया और आज फाइनली नंबर है आरवीएनएल का। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिश है इंडिया को फाइनेंशियली एजुकेट करने का, वो किसी पे डिपेंड ना हो। आपको खुद समझ में आए, और ये मेरा प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे ये मल्टीबैगर है, नहीं है, क्या करना चाहिए या क्या सिनारियो होना चाहिए। तो जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको आपकी वीडियो आपकी भाषा में मिलेगी, ना कि मेरी भाषा में, ना ही किसी और की भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। तो जो रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल है, एक सरकारी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इनकॉर्पोरेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सारे प्रोजेक्ट को एज एग्जिस्टिंग एजेंसी या बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे काम करती है। मतलब जो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को प्रोजेक्ट आया वो इसको करती है। किस तरीके से करती है वो बाद में करेंगे। और ये जो है आरवीएनएल, ये पूरा का पूरा रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट करती है, जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में न्यू लाइन, डबलिंग, गॉज कन्वर्सेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, सब कुछ शामिल है। अब जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, वो ये है कि कंपनी क्या है, कॉन्सेप्ट क्रिएशन से लेके उसका एंडिंग तक, ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्रिएशन से लेके उसके एंडिंग तक पूरा काम करती है। उसका डिजाइन, उसका एस्टिमेट प्रिपरेशन, कॉलिंग एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ईटीसी ईटीसी। अगर मैं आपको मैंगो पीपल की भाषा में बोलूं, वन मैन आर्मी कंपनी जो एक प्रोजेक्ट को ए से लेके जेड तक खत्म करती है, फिर जेड से शुरू करके जेड तक लाती है, पूरा का पूरा साइकिल घुमाती है। किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। एकदम मैंगो पीपल की भाषा में मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ नहीं रहेगा। अब इनका बिजनेस मॉडल क्या है, पहले हमने कंपनी को जान लिया, अब इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, आरवीएनएल इज कैरिंग आउट प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑन फास्ट ट्रैक। जो रेलवे से रिलेटेड प्लानिंग, डेवलपमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सारा काम एग्जीक्यूशन तक ये करती हैं, जिसमें इनके पास जो काम आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आते हैं। जो अदर प्रोजेक्ट आते हैं वो सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, सीपीएससी से भी इनको काम मिलता है। इवन जो इनका एक्सपेंडिचर है, आरवीएनएल एक्सपेंडिचर इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन बजटरी एलोकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये थोड़ा सा स्टार मार्क है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आगे काम आएगा। ये फुल्ली जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे हर एक चीज के लिए डिपेंडेबल है। प्रोजेक्ट आर बीइंग फंडेड बाय, जो प्रोजेक्ट फंड होता है वो ईबीआर, आईआरएफसी, एडीबी लोन, इसके थ्रू सब भी होता है। बट ये जो मोस्टली डिपेंडेंट है, ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे डिपेंडेंट है, जिसमें अदर जगहों से जो इन्हें प्रोजेक्ट आता है वो मैंने बता ही दिया। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। और सिर्फ हम जो फाइनेंशियल स्टेट में बात करेंगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टोटल टर्नओवर है 17-18 में 7,555 करोड़ का था। टोटल टर्नओवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान से सुनिएगा। 17-18 में 7,555 करोड़ का था और 18-19 में 10,060 करोड़ का था, यानी टर्नओवर बढ़ा है। एकदम सिंपल समझते जाइएगा। अब नेट प्रॉफिट की बात करता हूं। 2018 में इनका नेट प्रॉफिट 244 करोड़ था और 2019 में 198 करोड़ हो गया, यानी घट गया। ध्यान से समझिएगा, और ये मनी कंट्रोल का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि कल के डेट में कोई कंफ्यूजन ना हो। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो मार्च 2018 में 7,223 करोड़ का था, लेकिन मार्च 2019 में एक्सपेंस बढ़ के 9,586 करोड़ हो गया। यानी सुनिएगा, इनका टर्नओवर बढ़ा, नेट प्रॉफिट घटा और एक्सपेंस बढ़ा। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा। अब इनकी अगर नेट सेल की बात करें तो नेट सेल भी 2018 में 3,765 करोड़ था
और दिसंबर में 3699 करोड़, यानी दिसंबर में नेट सेल गिरा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ डेटा में, कुछ साल दर साल के हिसाब से कुछ ट्विस्ट गेम समझ में आ रहा है। प्रॉफिट घटा, एक्सपेंस बढ़ा, नेट सेल घटा। ध्यान से प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, जिसमें 87.84 प्रोमोटर होल्डिंग है। प्लेज जीरो है। प्लेज जीरो होने का मतलब समझते हो ना, कि कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया, कुछ के लिए शेयर कहीं गिरवी नहीं रखे। प्लेज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, अगर आपने नहीं देखा हो तो। और FII की जो पोजीशन है वो 0.29% की है, और DII की पोजीशन 6.58% की है। अब इसमें एक और चीज जो ध्यान रखने की है, इनकी जो टोटल डेथ है वो भी बढ़ा है। 30,241 करोड़, 30,241 करोड़, ये 2019 के हिसाब से। 2018 के हिसाब से 22,591 करोड़, यानी डेट लायबिलिटी भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो रिस्क फैक्टर है, ऐसा क्या हुआ जो बाहर तो है नहीं, कि कंपनी एक अच्छी चलती हुई कंपनी, सडनली लास्ट ईयर में चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके कारण स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़ा है, वो हम बाद में बात करेंगे। स्टॉक पे इम्पैक्ट कैसे आया है वो हम बाद में बात करेंगे, बट पहले आप समझ पा रहे हो, आई होप। मैंने जो भी डेटा वगैरह दिया है वो हम आएंगे चार्ट पे, ठीक है। अब इस कंपनी के रिस्क इशू जिसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो रिस्क आता है, कुछ देर पहले मैंने कहा था स्टार मार्क बात है, इनका ग्रोथ टोटल डिपेंडेबल है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट, फंडिंग, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बिना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के इनके पास आना ही नहीं है। जबकि किसी भी कंपनी को एग्रेसिवली ग्रो होना है तो उनका सेल्फ डिपेंडेंस होना, खुद का एम्बिशन होना, खुद के मैनेजमेंट को छूट होना, जिससे वो कुछ भी किसी भी तरह का डेडली डिसीजन ले पाए, खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ पाए, वो होना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, बेचारा घूम फिर के जो चक्री घूमती है वो MOR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे आके अटक जाती है, जहाँ पे जो ग्रोथ और पोटेंशियल और जो डेडिकेशन और जो विजन होना चाहिए वो चकनाचूर हो जाता है। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां इंडिया में, अब वो स्किल्ड बेसिस पर अब वो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती हैं और कम बजट पर काम करने का ऑफर देती है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उनके साथ कॉम्पिटिशन बिडिंग का भी चक्कर होने वाला है। और ये जब कंपटीशन बिडिंग स्टार्ट होगी ना, तो कहीं ना कहीं RVNL के सेल को डायरेक्टली हिट करेगा। तो दिस इज द मेन बेसिक रीजन, जिसमें आप अगर RVNL का चार्ट देखोगे तो एक समय RVNL ने 20 पैसे का हाई मारा था और वहां से 10 रुपए का भी लो मारा और फाइनली अभी 17 रुपए पे चल रहा है, ठीक है। अब मेरा कुछ सवाल है जो मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियर किया है और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है कि ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा चल रहा था करेक्ट, आप लोगों का भी अट्रैक्शन था, बिल्कुल सही, कंपनी ने ग्रोथ भी दिखाया, सब सही। लेकिन लास्ट ईयर और इस ईयर का जो चीज़ें आई उसमें कहाँ पे मामला फंसा, जो मैंने डेटा मनी कंट्रोल के डेटा के हिसाब से इनका टोटल एक्सपेंस, नेट सेल, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग जो मैंने बात की, वो कैसे कुछ खराब हुए, वो एक क्वेश्चन मार्क है। जो एक्चुअली हम तो फिगर में बात कर सकते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होगे, लेकिन उसके अंदर में जो बहुत सारी डिटेलिंग होती है वो कौन जानता है, सिर्फ कंपनी जानती है, ना हम ना आप। एग्री करते हो ना आप मेरी बात को? आज मान लो आपकी कंपनी है, आपने एक बैलेंस शीट बनाई, आपने लिख दिया लायबिलिटीज़ क्या है, वो आ गया मनी कंट्रोल पे। आपकी प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज, FIIs, एक्सपेंसेस, नेट सेल सब आपने डाल दिया, आ गया कंपनी पे। अब हम जब रीड कर रहे हैं आपकी कंपनी को तो हम तो सालाना दर पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, करेक्ट, जो हमने अभी RVNL के साथ किया। गलत हो तो बताइएगा मैंगो पीपल की भाषा में। अब उसके आधार पे हमने ये पाया, जो 2 ईयर्स की एनालिसिस की 18 और 19 के आधार पे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क है, जिसमें 19 में कंपनी के जो ग्रोथ है ऑल दैट की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मज़ेदार नहीं है, जैसा होना चाहिए। अगर जो 17-18 को आप जब एनालिस्ट करोगे तो 18 पाओगे बेहतरीन,
समझ पा रहे हो? मतलब साल दर साल का ग्रोथ, बट 19 में कुछ गड़बड़ा गया जो इम्पैक्ट स्टॉक पे भी दिखा। प्लस जो इसका डिपेंडेंसी है एमओआर पे, जब कंपनी का खुद का ही विजन नहीं है, वो एमओआर के पे मतलब वो लटका हुआ है, किसी को पकड़ के लटका, भैया तुम व्यापार दे दो, भैया तुम व्यापार दे दो, तुम व्यापार दे दो तो हमको हमारा काम चल जाए। बेचारे वो उनके यहाँ काम करने वाले जो वर्कर हैं, मैनेजमेंट, उनका भी बेचारा का खुद का विजन नहीं। अच्छा एमओआर भैया कब दे रहे हैं? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऊपर से कंपटीशन में कंपनियां कौन? जो विजन के साथ करिए, जिनका मोशन, जिनका मोटिव है, जिनको चीर फाड़ कुछ भी कर सकती है, मतलब व्यापार लेने के लिए किसी भी तरह हद तक जा सकती है, जिनको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं कंपटीशन आ सकता है जो इस चीज़ों को रोक सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इंटरनल जो डेटा एनालिसिस जो मनी कंट्रोल से मैंने आपके साथ शेयर किया, वो आगे आने वाले साल दर साल में सुधरे या कुछ और क्लियरिटी आए, तब हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। बट फिर भी जैसा कि बड़ी क्वेरी थी कि हमारे पास पोजीशन फंसी हुई है या हम लेना चाहते हैं, तो एक सिंपल सी स्टोरी है सर। देखिए 17 रुपए का शेयर है। मैंने कई बार पेनी स्टॉक का भी वीडियो बनाया था, फंडामेंटल एनालिसिस की 25 वीडियो की सीरीज भी बनाई है। इसी सब के कारण बनाई है क्योंकि आप लोग सारा पैसा एक जगह डाल देते हैं, फिर बाद में आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता है दूसरी जगह इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपने एक तो वो 25 वीडियो की सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट के उसका प्लेलिस्ट ही मैंने डाल दिया है, ठीक है। अगर आपको इतना मोहब्बत आता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट का 5% ले लीजिए, सस्ता तो स्टॉक है, क्या फर्क पड़ेगा? डूबेगा भी तो नहीं जाएगा, डूबेगा तो नहीं, एक तो ये जान लीजिए। बट जो आप लोग एक चमत्कार सोच रहे हैं उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और एक और बता दूं, देखिए जब चमत्कार जैसी कुछ चीजें स्टॉक में होती है ना, तो स्टॉक भी बोलने लगता है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया कि कैसे आइडेंटिफाई करें बॉटम स्टॉक का हो चुका है। तो स्टॉक बोलने लगता है, आओ मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो। तो एग्जैक्टली ये भी बोलेगा, आओ मुझे पकड़ो। बट आपको चूंकि सस्ता, क्योंकि ये मुझे पता है कि लोगों को ये लगता है मेरे पास 25-30 हज़ार है तो 17 रुपए के शेयर मैं बहुत ज़्यादा ले सकता हूँ, रिटर्न मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो मैं उन बातों के आधार पे आप थोड़ा लो, बट 25-50 हज़ार हैं तो भी पूरे के पूरे ये मत ले लो, ये मेरे कहने का मकसद है। तो आई होप आपको क्या लगता है ये मल्टीबैगर बनेगा इस डेटा को देखने के आधार पर? इतनी सिंपल भाषा में इसको समझाने के अनुसार आपका क्या प्रोस्पेक्ट बनता है? कहीं कुछ अधूरा रह गया बताना, कुछ ऐसी डिटेलिंग जो मैं ऐड कर सकता था, तो जिससे फर्दर जब हम बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल के आधार पे हम कुछ चीज़ें नेक्स्ट वीडियो लाएं तो हम उसमें वो ऐड कर सकें। तो आपका सजेशन मोस्ट वेलकम रहेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें, मंडे टू फ्राइडे निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो देखें। कल भी निफ्टी के जो लेवल दिया आज वहीं से गिरा। फर्दर जुड़े रहें, सीखते रहें, कमाते रहें और लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू।